हम डिटरमिनेंट पढ़ रहे थे, डिटरमिनेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो ट्राइंगल का एरिया होता है उसको हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, किसी भी कोऑर्डिनेट में ले लें, हैविंग द थ्री वर्टाइसेस A, B एंड C, whose coordinates are x1, y1, B का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x2, y2 और C का कोऑर्डिनेट हमने कितना ले लिया x3, y3। इस ट्राइंगल का एरिया लिखेंगे हम लोग, है ना। सो डेल्टा इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अच्छा, ये ट्राइंगल का एरिया, इसलिए आप इस पे क्या लगा दें, मॉड, क्योंकि किसी भी देखिए किसी भी पॉलीगन का जो एरिया होता है ना वो कभी भी क्या नहीं लेते हम लोग, नेगेटिव नहीं लेंगे, इसलिए हम मॉड लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए इसी जो एक्सप्रेशन है, ये बड़ा लंबा सा एक्सप्रेशन है, याद करने में भी डिफिकल्टी आती है। सो दिस एक्सप्रेशन कैन बी अरेंज इनटू डिटरमिनेंट फॉर्म। तो कैसे लिखते हैं हम लोग, x1 y1 1, x1 y1 1, है ना। याद करने का तरीका, इसका एब्सिसा फिर ऑर्डिनेट, x1 y1 1, फिर क्या लिखेंगे x2 y2 1, फिर x3 y3 1। ठीक है, मॉड लगा दें। अब जब आप देखिए वापस एक्सपेंड कर दें, आप किसके अलोंग कर दें, C1 के अलोंग, तो वैसा ही मिलेगा। फर्स्ट कॉलम के अलोंग जब आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो कितना आएगा, x1 y2 माइनस y3। ठीक है, फिर यहाँ कितना आएगा माइनस के साथ, तो प्लस में ले लें, आप इसको छिपाएं, है ना। तो हाँ, जो अरेंज करके लिखा हुआ है वो कैसे लिखा हुआ है, बड़ा ही प्यार से सिमेट्रिकली लिखा हुआ है यहाँ से। ठीक है, तो जो भी आपका एक्सप्रेशन बनता है, एरिया बनता है, उसको हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब सुनिए, ये तो एक ट्राइंगल का एरिया हो गया। अब हम लिखेंगे कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। देखिए ट्राइंगल कब बनता है, जब ये 3 पॉइंट्स क्या हो, नॉन कोलिनियर। इफ दीज 3 पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन। कोलिनियरिटी का मतलब क्या है, 3 पॉइंट्स, देखो 2 पॉइंट्स तो हमेशा क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। अब अगर तीसरा पॉइंट भी उसी लाइन पे लाई करता है तो हम क्या बोलते हैं, ABC 3 पॉइंट्स बिकम्स कोलिनियर। और जब आप 3 पॉइंट्स जो कि कोलिनियर है एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो हमें ट्राइंगल को बनाने के लिए कितनी साइड्स चाहिए, 3। लेकिन यहाँ पे एक ही लाइन है, एक लाइन से कोई भी ट्राइंगल नहीं बनता, इवन कोई भी क्लोज पॉलीगन नहीं बनेगा। मिनिमम आपको 3 वर्टाइसेस और 3 साइड्स तो लेनी पड़ेगी। तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी में हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABC इक्वल टू 0, क्योंकि जब ट्राइंगल ही नहीं है तो उसका एरिया कितना हो गया, 0। तो यहाँ से कितना रिजल्ट क्या निकलेगा, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 इक्वल टू 0। क्लियर है। नेक्स्ट क्या आता है, देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। ये सब कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं ना। पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। तो देखिए A एक पॉइंट दे रखा है x1 y1, B दूसरा पॉइंट दे रखा है x2 y2 और एक और पॉइंट मैंने मान लिया P विच इज x, y। x, y क्या लेते हैं हम लोग, वेरिएबल पॉइंट। और A और B x1 y1 x2 y2 आर द 2 फिक्स पॉइंट। इन 2 फिक्स पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, देखो y माइनस y1, फिर स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, इस तरह से निकालते हैं। तो ये जो लंबा सा फिर से एक्सप्रेशन है उसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे अरेंज कर सकते हैं वो देखिए। अच्छा ध्यान से देखो, PAB ये क्या है, कोलिनियर है, तो वही वाली बात हो गई। वापस से क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा PAB इज इक्वल टू क्या, 0। और वो कैसे लिखेंगे, x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 फिक्स पॉइंट्स A एंड B। सो A और B तो 2 फिक्स पॉइंट्स हैं और P कौन सा पॉइंट है, एक वेरिएबल पॉइंट जिससे वो लाइन पास करती है। तो ये जो भी हमने देखो ये सब रिप्रेजेंट किए ज्योमेट्रिकली, ये क्या है, सॉल्व किए जा सकते हैं बाय यूजिंग दिस डिटरमिनेंट। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड इक्वेशन ऑफ, इसी का ले लेते हैं हम लोग, इसका जो पूरा एक्सरसाइज दे रखी है NCERT की, देखें 4.3 एक्सरसाइज 4.3 ये सॉल्व करते हैं। तो फाइंड आपको दे रखा है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 बना लेते हैं पहले। फर्स्ट फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन
joining 1, 2 and 3, 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट को यूज करते हुए, है ना। कैसे लिखेंगे लाइन की इक्वेशन? x y 1, ये कौन है? x1 y1, 1 2 1, और यहाँ क्या लिखेंगे? 3 6 1 इक्वल टू 0, है ना। सॉल्व करें, R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर लें, कितना हो जाएगा? 2 - 6 यानी -4, फिर कितना आएगा? -y, कितना आएगा? 1 1 - 3 -2, फिर +1 6 6 - 6 कितना हो गया? 0। कितना आंसर मिला? -4x + 2y इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x - y इक्वल टू 0। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स 3, 1 एंड 9, 3 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, है ना। फिर कैसे लिखेंगे? x y 1 3 1 1 9 3 1 इक्वल टू 0। चलिए कितना हो गया? x एक्सपेंड कर दो आप R1 के अलोंग, 1 - 3 यानी -2, -y 3 - 9 -6 +1 9 - 9 यानी 0। कितना मिला? -2x + 6y इक्वल टू 0 यानी x - 3y इक्वल टू 0। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are first 1, 0 6, 0 and 4, 3। एक और ले लो इसको, 2, 7 1, 1 10, 8। थर्ड -2, -3 3, 2 -1, -8। चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। सपोज ए बी और सी ये 3 वर्टाइसेस हैं, तो किसका ट्राइंगल का एरिया निकालना है मुझे? डेल्टा ए बी सी 1/2, x1 y1 1 1 0 1 6 0 1 4 3 1, और नेगेटिव ना आए इसलिए हम क्या ले लेंगे? मॉड। ठीक है, तो 1/2। चलिए सॉल्व करिए। किसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दें? C2 के लॉन्ग, बिकॉज C2 कंटेनिंग द 2 zeros, है ना। इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे, कितना आ गया? 1 - 6 यानी -5, और -5 का मॉड लिया तो आपके पास कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ पे कितना आ गया? 5/2 यूनिट स्क्वायर। क्लियर है? सेकंड में फिर हम लोग उसको ABC मान लेते हैं, तो डेल्टा ABC का एरिया 1/2, फिर मॉड लगा में, बाहर वाला मॉड है, अंदर वाला कौन है? डिटर्मिनेंट। क्या लिखेंगे? 2 7 1 1 1 1 और 10 8 1। चाहे तो आप प्रॉपर्टीज लगा लें या फिर आप डायरेक्टली एक्सपेंड कर दें। कितना हो गया? देखो R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो, तो 2 दिस माइनस दिस, 1 - 8 -7 कितना आ गया? -14। फिर कितना आएगा? माइनस का 7, है ना। 1 -10 कितना हो गया? -9, फिर +1 करिए, 8 -10 -2। ठीक है, 1/2 कितना बनेगा यहाँ पे? -40 कितना हो गया? ये 63 और माइनस का 2, मॉड ले लेंगे, नेगेटिव आ रहा है तो वैसे तो ये पॉजिटिव आ रहा है। कितना बन रहा है? 63 - 16 डिवाइडेड बाई 2। तो 63 में से 16 सब्ट्रैक्ट कर दो आप लोग, कितना हो गया? 7, है ना। और यहां से कितना हो गया? 47। तो ये कितना आ गया? 47/2 यूनिट स्क्वायर। इसका थर्ड बनाइए। सो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट बनाएंगे। एक ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस, फिर आपको एबीसी गिवन है तो उसका एरिया डेल्टा एबीसी 1/2 x1 y1 1 -2 -3 1 x2 y2 1 3 2 1 और x3 y3 1 -1 -8 और 1, और इनका क्या ले लें हम? मॉड। सो 1/2 सिंप्लीफाई करें, ये तो डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर लें। R1 के लॉग कर लें, -2 कितना हो जाएगा? 2 माइनस ऑफ -8 यानी 10, माइनस ऑफ माइनस +3। यहाँ पे कितना लेते हैं? प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, है ना। 3 माइनस ऑफ -1 +1। ठीक है, यहाँ पे +1 आ गया, कितना हो गया? माइनस का 24, -24 + 2 -22। सॉल्व करिए, कितना हो गया? 1/2 -20 -20 -22 कितना हो गया बोलो?
हाँ माइनस 42 और प्लस का 12, नेगेटिव आ गया मॉड ले लें, कितना आ गया ये माइनस का कितना लिया मॉड प्लस हो गया ना तो 30, कितना हो गया 15 यूनिट स्क्वायर। क्लियर है, समझ आ गया। तो ये 3 वर्टाइसेस आपको किसी भी ट्राइंगल की गिवन है तो उसका एरिया कैसे लिखा जाता है 1/2 मॉड ऑफ, मॉड बाहर लगा लें क्योंकि किसी भी ट्राइंगल का एरिया नेगेटिव नहीं होता। सो वी टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। ठीक है, अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें, शो दैट दीज 3 पॉइंट्स ABC बिकम्स कोलिनियर, है ना, ये आपको प्रूफ करना है। तो इनसे बने ट्राइंगल का एरिया कितना प्रूफ कर देना है मुझे 0, है ना। सो डेल्टा ABC इक्वल टू 0 वी हैव टू प्रूव, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, x1 y1 1, AB प्लस C 1, BC प्लस A 1 एंड CA प्लस B 1, आपको क्या प्रूफ करना है इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा आप कैसे बनाएंगे देखो इसको, दिस आप क्या लगाएंगे ऑपरेशन लगाओ, तुमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, तो वो प्रॉपर्टीज लगाइए। C2 में क्या करेंगे C2 प्लस C1, ऐसा करने से क्या बनेगा ABC, यहाँ बन जाएगा A प्लस B प्लस C, B प्लस C प्लस A, C प्लस A प्लस B, और यहाँ कितना हो गया 1 1 1। अब आप C2 में से कितना कॉमन निकालना है A प्लस B प्लस C, सो व्हेन यू टेक आउट द कॉमन A प्लस B प्लस C द सेकेंड कॉलम becomes 1 1 1 and which is identical to C3 and that's why this is equal to 0। कितना सिंपल सा है, प्रॉपर्टी यूज करें आप without expanding, don't directly expand the determinant, it becomes lengthy, so use the property number। आप क्या प्रॉपर्टी यूज करें कि किसी भी आप रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई कर दें किसी भी नंबर से और दूसरे कॉरेस्पॉन्डिंग रो या कॉलम के एलिमेंट्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग, इसका फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू के if the value of the k, if the area of the triangle 4 यूनिट स्क्वायर। सपोज ये A है, ये B है और ये C है, तो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है डेल्टा ABC इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो आपको k निकालना है, क्या लिखोगे 1/2 डिटरमिनेंट k 0 1 4 0 1 0 2 1 इज इक्वल टू कितना आएगा प्लस माइनस 4। क्यों आएगा प्लस माइनस 4, क्योंकि आपने मॉड हटा दिया है यहां से। ठीक है, चलिए एक्सपेंड करेंगे हम, एक्सपेंड अलोंग C2 के अलोंग एक्सपेंड करिए आप, तो कितना हो गया 0 तो हो ही गया है ना, यहां से 0 हो गया, कितना हो गया 2 टाइम्स बाहर का 2। ठीक है, कितना हो गया, ये कौन है आपका नेगेटिव आएगा, तो यहां से कितना हो गया k माइनस 4, लेकिन उधर में प्लस माइनस 4 दोनों ले रखा है तो कोई चेंज नहीं, तो k माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, इसको काट दीजिए, k कितना हो गया 4 प्लस माइनस 4, कितना आंसर आएगा 0 एंड 8। क्लियर है। सिमिलरली सेकंड बनाओ, सपोज दिस इज P, ये Q एंड R and given that delta PQR is equals to 4 unit square, so 1/2 minus 2 0 1 0 4 1 0 k 1 and again कितना आ जाएगा यहाँ प्लस माइनस 4। एक्सपेंड अलोंग C1, आपको किस रो एंड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना है विच इज कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, है ना। तो देखिए 2 जीरोस कहाँ मिल रहे हैं मुझे C1 में, तो कितना हो गया -2, यहाँ से कितना हो गया 4 माइनस k, यहाँ से कितना हो गया प्लस माइनस 8, फिर काट दो आप, है ना, तो k माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, फिर से आंसर कितना आ गया 0 और 8, ये आंसर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 यूनिट स्क्वायर, एरिया क्या होता है 2 डायमेंशनल और वॉल्यूम कितना होता है 3D, तो 35 यूनिट स्क्वायर विथ वर्टाइसेस आपको गिवन है 2, -6, P मान लो इसको, एंड द Q वर्टेक्स इज 5, 4 एंड R वर्टेक्स गिवन है आपको K, 4, देन K इज, फिर आपको बताना है ऑब्जेक्टिव टाइप है ये, A ऑप्शन आपको गिवन है 12, B इज -2, C ऑप्शन -2 -12 एंड D कितना आएगा 12, -2। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या K का वैल्यू आता है। सो आपको गिवन क्या है,
गिवन क्या है, डेल्टा P Q एंड R इज इक्वल टू कितना गिवन है, 35। ठीक है, चलिए 1/2, 2 - 6 1, 5 4 1, K 4 1, और बाहर मॉड लगाइए क्योंकि किसी भी का पॉलीगन का एरिया नेगेटिव नहीं होता, और मॉड हटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, +-35। चलिए एक्सपेंड कर देते हैं हम लोग R1 के अलोंग, 2 दिस माइनस दिस 0, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा है, 0 0 हो जाए, 5 माइनस के कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े, है ना, कितना हो गया, 20 - 4K इज इक्वल टू +-35। अच्छा यहां से 6 डिवाइड बाई 2 कर दो तो 3 टाइम्स ऑफ 5 - K 20, और ये कितना हो गया, ये 10 - 2K, है ना, इज इक्वल टू +-35, कितना हो गया, 15 -3K -2K -5K +10, 15 + 10 -3K -2K -5K इज इक्वल टू +-35। ठीक है, कितना हो गया ये इधर से 25, तो 5K इज इक्वल टू कितना हो गया, 25, है ना, तो 25 +-35, इसको इधर ले जाइए, 5K को, नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाएगा, इसको उठा करके इधर ले आइए। अच्छा अब देखिए K कितना हो गया आपका, प्लस ले लो, कितना हो गया, 60/5, माइनस ले लो -10/5, K कितना आ जाएगा, 12 और -2, कहाँ है 12 और -2, इन डी ऑप्शन। तो ये पूरा एक्सरसाइज जो हम 4.3 बना रहे थे, ये एक्सरसाइज 4.3 इस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, कंडीशन ऑफ कोलिनिटी एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, इस 3 जो टॉपिक है उस पे बेस्ड है ना, तो बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज थी। अब इसके आगे देखो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, पहले क्या पढ़ चुके हैं, इससे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं, डिटर्मिनेंट को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज। उसके बाद हमने ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल, इनसे रिलेटेड जो भी चीजें ये पढ़ी, तो ये 4.3 तक एनसीईआरटी में कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, माइनस एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, क्लियर है। पढ़ेंगे देखिए माइनस, है ना, माइनस एंड कोफैक्टर्स। तो देखो माइनस क्या है समझिए पहले ना, ए कोई मैट्रिक्स ले लिया मैंने, AIJ स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। माइनस एंड कोफैक्टर्स किसके लिए निकालते हैं हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि जब भी देखो डिटरमिनेंट की बात आएगी आपको ना स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ही डीलिंग करनी। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होता है ना, जिसमें नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, उसके लिए हम लोग डिटरमिनेंट कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है। सो यदि आपको n/n ऑर्डर का कोई भी आपको मैट्रिक्स गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, देन इट्स माइनर, है ना, इट्स माइनर ऑफ AIJ। AIJ इज द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, है ना, देन इट्स माइनर ऑफ AIJ, है ना, दैट इज, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं MIJ से। MIJ इज द माइनर ऑफ AIJ, यानी MIJ इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट ith रो एंड jth कॉलम, कैन बी obtained by solving determinant of n-1 order matrix, है ना, leaving ith row and jth column। ith रो एंड jth कॉलम क्या मतलब है समझिए। देखो एक मैट्रिक्स ले लो आप, A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32 एंड 33। मेनली हम लोग 3/3 ऑर्डर के साथ ही डील करते हैं, तो 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने ले लिया। अब हमें निकालना है M11। M11 इज द माइनर ऑफ एलिमेंट, बताओ किस एलिमेंट का है ये, A11। M11 इज द माइनर ऑफ एलिमेंट A11। कैसे निकालेंगे, A11 कौन है, A11 इज द एलिमेंट बिलोंगिंग टू
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मैंने कहा क्या उसको लीव कर दो आप, तो फर्स्ट रो को छुपा लो, फर्स्ट कॉलम को छुपा लो। अब जो 2x2 ऑर्डर का यानी n-1 ऑर्डर का 3 आपने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है 3 ऑर्डर का, तो 3-1 यानी 2x2 ऑर्डर का जो आपको नजर आ रहा है एक डिटरमिनेंट, उसको सॉल्व करना है। सो लीविंग द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a22 a23 a32 a33, इसको सिंप्लीफाई करना बहुत सिंपल है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, m21 निकालते हैं। चलो, तो दिस इज द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज द माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो को छुपाओ, फर्स्ट कॉलम को छुपाओ। अब बचेगा कौन, a12 a13, इसको छुपाओ, है ना। क्या बचा बताओ, 32 और 33, इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। अब आपको निकालना है m33, दिस इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट थर्ड रो थर्ड कॉलम, कितना बना a11 a12 a21 a22, ठीक है। ये तो माइनर कहलाता है। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, है ना। कोई भी ले लो आप लोग, ऐसे ले लो 2 -3 4 7, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये, 2x2। तो अब जो डिटरमिनेंट बनेगा वो 2 - 1 ऑर्डर का बनेगा। 1 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, वही आ जाता है ना। तो हम a11, ये रहा a11, तो इसका माइनर कितना हो गया m11, m11 कितना हो जाएगा 7, फिर m12 कितना हो जाएगा बताओ 4, m21 बहुत बढ़िया -3, m22 बोलो कितना हो जाएगा +2। क्लियर है बात, समझ में आ गई। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने 1 -1 0 2 3 -4 -1 0 और -2, m11 निकालना है। चलो m11 द माइनर ऑफ द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना। सो कितना हो गया -6, m12 निकालो, m12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, डिटरमिनेंट बताओ -4 और -4, -4 0 कैसे हुआ, देखो यहां से कितना हो गया -4 और माइनस ऑफ -4 +4 हो गया ना, ये कितना आ गया -8। m13 बोलो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दिस इनटू दिस 0 और -3 +3, 21 बोलो m21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छुपा लो, कितना बना बोलो +2, m22 बोलो, बहुत ही सिंपल है, डिटरमिनेंट ही तो सॉल्व कर रहे हैं हम n-1 ऑर्डर का। तो m22 सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छुपाओ, कितना बना -2। ऐसे ही m32 निकालो, चलो थर्ड रो सेकंड कॉलम, कौन है 0, तो वहां से लो -4, है ना। समझ में आ गया माइनर कैसे निकालते हैं। तो जिस एलिमेंट का मुझे माइनर निकालना, लेट मुझे aij का माइनर निकालना है ना, mij निकालना है मुझे, तो दिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग द n-1 ऑर्डर डिटरमिनेंट लीविंग द ith रो एंड jth कॉलम। जिस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है वो जिस रो एंड कॉलम को बिलोंग करता है, उसको लीव करने के बाद जितना जो n-1 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनता है उसको सिंप्लीफाई कर लें आप। क्लियर है। कोफैक्टर्स, ठीक है। तो सुनिए, फिर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया मैंने aij n/n ऑर्डर का, है ना। तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट aij, है ना, इज किससे रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल aij, एंड दिस इज इक्वल टू -1 रेज टू i + j mij, ये इक्वल होता है। कोफैक्टर जो है ना, जैसे आईआईटी में जब मैंने पढ़ाया था तो वहां सिंबल कैसे यूज किया था, मैंने CIJ यूज किया था यहाँ पे ना, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, एनसीईआरटी की बुक में कैपिटल AIJ दे रखा है। तो दिस इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट AIJ स्मॉल लेटर का ना, दिस इज इक्वल टू -1 की पावर, ये जो लोअर सबस्क्रिप्ट होता है ना, इनका एडिशन। अब यहाँ से आपको देखो 2 रिजल्ट मिलते हैं। क्या मिलता है कि अगर आपका i + j even है ना, तो -1 की पावर even, आपको aij डायरेक्टली कितना हो जाएगा mij, और इफ यू हैव i + j और, तो आपका aij कितना हो जाएगा -mij, है ना। जैसे हमने ये जो भी पढ़ा है ना उसमें कहते हैं m11, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 इवन है, तो ये m11 ही किसके इक्वल हो जाएगा a11 के, इसका कोफैक्टर भी इसी के इक्वल हो जाएगा। ये कितना है m21,
कितना हो जाएगा बताओ, इसका A21 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 1, 2 + 1 ऑड हो गया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे M21, ये क्या है 3 + 3 even है, तो ये कितना हो जाएगा A33। जैसे यहाँ पे ये निकालते हैं हम लोग, निकालते हैं, चलिए M11 निकालना है, तो M11 इज डायरेक्टली इक्वल टू A11, है ना। यहाँ पे A12 कितना हो जाएगा -4, A21 इज इक्वल टू -3 +3, और A22 आपका कितना हो जाएगा +2। इसकी बारी, यहां से A11 -6, यहां से A12 बोलो कितना आएगा +8, A13 बोलो +3, A21 बोलो -2, A22, अरे 2 क्यों, इसका नेगेटिव क्यों लिया तुमने, 2 + 2 कितना बनेगा, इवन या ऑड, तो -2। अच्छा ये कितना बनेगा A32, 3 + 2 ऑड, सो कितना बन गया +4, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो माइनर है, माइनर तो क्या है समझ में आ गया, डिटरमिनेंट होता है n-1 ऑर्डर का लिविंग द ith रो एंड jth कॉलम, और को फैक्टर क्या होता है, दिस इज इक्वल टू -1 की पावर i + j इंटू माइनर। अगर आपका i + j इवन है तो डायरेक्टली इक्वल टू द माइनर को फैक्टर, और यदि आपका i + j ऑड के इक्वल है तो को फैक्टर आपका उसके नेगेटिव के इक्वल हो जाएगा, माइनर के। आ गई बात समझ में। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, हम लोग समझते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, लेट एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने, उसके एलिमेंट्स स्मॉल लेटर से A11, A12, A13, ठीक है, A21, A22, A23, और यहां मैंने ले लिया A31, A32, A33। कितने ऑर्डर का है, 3rd ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके कोफैक्टर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, द कोफैक्टर ऑफ, लेट कोफैक्टर ऑफ Aij इज इक्वल टू क्या, कैपिटल ऑफ Aij, ये तो A11 स्मॉल लेटर, इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर ऑफ A11, ये है, ठीक है। यानी इसके कोफैक्टर से बना हुआ जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ Aij, तो उसको हमने नाम दे दिया अभी, और वो कैसे लिखा जाएगा, Aij उतने ही ऑर्डर का बनेगा। बात समझ में आ गई। तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, A11, A12, A13, A11 उस एलिमेंट का कोफैक्टर, यहां लिखेंगे A21, A22, A23, A31, A32 और A33, 3/3 ऑर्डर का हो गया, है ना। क्लियर है। अब समझो, देखो डिटरमिनेंट कैसे लिखते हैं, है ना। इस ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A, है ना, बाय एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, इस R1 रो के अलोंग जरा एक्सपेंड करके हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ A निकालते हैं। कैसे लिखोगे, A11, है ना। अब ये जो आपने लिखा, क्या लिखा आपने, A22, A23, A32, A33, जरा बताएं ये माइनर है या कोफैक्टर है, दोनों ही है, क्योंकि हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये जो A11 होता है इसका माइनर कौन है, M11, और यही बराबर होता है A11 के, क्योंकि 1 + 1 कितना, इवन। अब कितना आएगा, फिर हम लिखेंगे, देखो प्लस A12, और यहां क्या लगाएंगे, माइनस डिटरमिनेंट, है ना। A12 यहाँ नेगेटिव लेते हैं ना, तो नेगेटिव अंदर ले लिया। अब क्या बचेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड कर लो, कितना आ गया, A21, A23, A31, A33, A12 का लिया ना मैंने, क्या लिया, माइनर, ये माइनर हुआ, A21 डिटरमिनेंट को सिंपली क्या है, माइनर। अच्छा ये वाला कौन है, सिर्फ इतना सा, ये है आपका M12, लेकिन जब उसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया, A12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब कितना आएगा, प्लस का A13 लेते थे हम लोग, समझ में आ रहा है क्या कर रही हूं मैं, इस फर्स्ट रो के अलोंग डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर रही हूं मैं, उसका वैल्यू निकाल रही हूं, A13, चलो इसको छिपाओ, A21, A22, A21, A22, A31, A32, अच्छा ये कौन है, आप बताएं जरा, ये है आपका M, कौन है बताओ,
1 3 और 1 प्लस 3 इवन, तो ये कितना हो गया A13। तो ये क्या बन गया, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू A11 उसका ही कोफैक्टर प्लस A12 उसका ही कोफैक्टर A12 और A13 उसका ही कोफैक्टर कौन, A13। तो सुनो, यदि आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स को उसी की कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हो तो दिस वैल्यू बिकम्स डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। The sum of the product of the elements of any one of the row with their corresponding cofactors resulted to the value of determinant, है ना। क्या बोला मैंने, sum of product of cofactors, sum of product of elements of any one of row और ब्रैकेट में कॉलम with their cofactors है ना, is value of determinant, है ना। यदि किसी भी एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो यही तो क्या कहलाता है, डिटर्मिनेंट कहलाता है। समझ में आ गया आपको, माइनर किसको बोलते हैं, कोफैक्टर वो किसको बोलते हैं, डिटर्मिनेंट का वैल्यू और कोफैक्टर का क्या रिलेशन है। अब समझिए, यदि मैंने एलिमेंट्स तो ले लिए किसके, R1 के, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया कोफैक्टर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ द किससे, R2 के एलिमेंट से, और जोड़ दिया तो वो 0 आता है ना। अभी देखते हैं ये कैसे होता है। तो आपकी ये हो गई, है ना। अब नेक्स्ट देखो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो, सेम एप्लीकेबल फॉर द कॉलम ऑल्सो, है ना, विथ corresponding cofactors with any other row या कॉलम। R1 के तो एलिमेंट ले लिए और कोफैक्टर्स किसके ले लो, R2 के ले लो या R3 को ले लो, कॉरेस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, है ना। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो या कॉलम विथ कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स विथ एनी अदर रो एंड कॉलम इज इक्वल टू 0। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखते हैं, मैंने क्या लिया, वो मैट्रिक्स लिया, उसी मैट्रिक्स के लिए काम करेंगे हम। R1 के एलिमेंट लेते हैं, कोफैक्टर्स किसके लेते हैं, सेकंड नहीं, कॉलम नहीं लिया, तो रो टू रो या कॉलम टू को, तो R1 के तो एलिमेंट ले लो, कंसीडर एलिमेंट्स ऑफ R1 एंड कोफैक्टर्स हम ले लेते हैं किसके, कोफैक्टर्स ऑफ R3 भी ले सकते हो आप, है ना। जरा देखें कैसे आता है। तो हमने A11 ले लिया, A11 और A21 मतलब R2 का कोफैक्टर, फिर हमने कितना लिया, प्लस A12 और A22 प्लस A13 और A23, कितना आना चाहिए, 0। जरा चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, A11 A21, सुनो 2 + 1 कितना होता है, ये कौन है, माइनर, तो बाहर कौन आएगा, नेगेटिव। चलो A21 कैपिटल A21 को फैक्टर निकालना है A21 का, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छुपा लो, कितना आता है A12 A13 नीचे बनता है A32 A33 A12 A22 जो कोफैक्टर है वही माइनर हो गया, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम छुपाओ A11 A13 नीचे कितना आएगा A11 A13 A31 A33 प्लस A13 A23 दिस वन कितना आएगा A11 A12 है ना, और नीचे कितना आएगा A31 A32। चलो सॉल्व करके, है ना,
माइनस A11 डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं दिस इनटू दिस A12 A33 माइनस A13 A32 प्लस A12 A11 A33 माइनस A13 A31 प्लस A13 A11 A32 माइनस A12 A31। अब सुनो A11 और कहाँ नजर आ रहा है तुमको, ये रहा माइनस का A11 A12 A33 A12 A11 A12 A33 प्लस का है ना, जीरो हो गया। अब माइनस का A11 और कहाँ, ये रहा, ये माइनस का ये प्लस का, इस तरह से सारा कट करके क्या बन गया, जीरो। तो दो प्रॉपर्टीज पढ़ी हम, यदि आप एलिमेंट्स लेते हैं R1 और उसी के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं तो दैट लीड्स टू वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। एंड यदि आप कंसिडर करते हैं किसी भी एक रो या कॉलम के एलिमेंट्स और दूसरे कॉरेस्पॉन्डिंग रोज या कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल करके आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं तो दैट लीड्स टू जीरो। क्लियर है? तो देखो ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा ना, ये जीरो, इसको ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए ये इक्वल हो जाता है पूरा, ये तीनों का जो एडिशन है ना, A11 A12 A13 A11 A12 A13 और ये बनता है A31 A32 A33, इसके इक्वल आ जाता है भाई। ये तो हमने सॉल्व करके देख लिया और आप देखोगे, देखो ना करके देखो, A11 तो कितना आता है, A12 A13 A32 A33, वो ही लिखा हुआ है ना, ये ऐसे। फिर A12 आपने लिया, कितना आता है, A11 A13 A31 A33 माइनस का A13 आपने लिया तो A11 A12 A31 और ये है ना, दो रोज जब आइडेंटिकल हो गई, R1 इज आइडेंटिकल टू R2 तो डिटरमिनेंट कितना हो गया, जीरो। एग्जाम्पल है ये इसका NCERT का 22, फाइंड माइनस एंड कोफैक्टर्स of elements of the determinant 2 minus 3 5 6 0 4 1 5 minus 7 and verify that A11 A31 plus A12 A32 plus A13 A33 इक्वल टू जीरो। चलिए इस 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट के लिए हम लोग ये प्रूव करेंगे और इन सबके माइनस और क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स। ठीक है, क्या कर रखा है देखो, जीरो क्यों आएगा, क्योंकि एलिमेंट तो ले लिया R1 का और A31 32 33, ये कोफैक्टर किसका है, R3 का। चलिए प्रूव कर दीजिए। सो पहले हम क्या निकालेंगे, M11 इज द एलिमेंट ऑफ M11 और A11 इक्वल है, निकालें। इज द एलिमेंट ऑफ 2 इज द माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ 2 A11, कितना आ गया, जीरो। कितना आएगा, माइनस का 20। A12 निकालिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कितना आ गया, ऐसे डायरेक्टली निकाल लो। देखो अब तो बहुत बार कर चुके हैं आप लोग, तो कितना हो गया है ना, माइनस का 42 माइनस 4 कितना बन गया, माइनस 46। और इसका A12 कितना बनेगा, प्लस 46, जो कि 1 + 2 कितना है, ऑड। M13 इज इक्वल टू A13, एक बार इवन बनता है एक बार ऑड बनता है, इवन ऑड फॉर्म्स ऑल्टरनेट एंड दैट्स वाई हम लोग डिटरमिनेंट में भी प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट लेते हैं ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना, फिर यहाँ पे वापिस प्लस माइनस और फाइनली लास्ट में भी प्लस। A13 निकालो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, कितना हो गया, 30। ठीक है, चलो M21 निकालो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम निकालिए, कितना आ गया, छिपा लो इसको, 21 माइनस 25 कितना हो गया, -4। इसका A21 कितना आ जाएगा, +4। M22 इज इक्वल टू A22 इज इक्वल टू M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, है ना, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना हो गया, -14, है ना। इसको छुपाओ ना, देखो दिस इंटू दिस, और कितना हो गया, माइनस का 5, कितना हो गया, -19। M31 निकालिए, M31 3 नहीं 2 3 का निकालना है अभी तो, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, है ना। चलो छिपा लो, दिस इंटू दिस 10 और +3
13, यहां से A23 कितना मिलेगा -13। M31 निकालिए, M31 ये किसके इक्वल हो जाएगा A31 के। M31 निकालो, दिस इंटू दिस -12। M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम छिपा लो, कितना हुआ 8, 30 कितना हो गया -22 और A32 कितना हो गया +22। M33 इज इक्वल टू A33, थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना हो गया 18। ठीक है, सबका निकाल दिया मैंने। मुझे ये प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। A11 2, A31 कहाँ है A31 31 ये रहा, कितना आया -12। A12 -3, A32 ये रहा प्लस का 22 5। फिर क्या लेना है A33 18 6 है ना, और ये कितना हो गया 90 और ये भी कितना हो गया 90, तो -90 + 90 बिकम 0। क्लियर है? यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो, तो चलो निकालते हैं हम लोग सेकेंड रो के एलिमेंट्स। A21 इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो, है ना, यानी A21 स्मॉल A21 का कोफैक्टर है। कितना बराबर होगा, किसके इक्वल होगा ये 2 + 1 यानी -M21। तो निकालना जरा, माइनर ले लो इसका, कितना हो गया डायरेक्टली लिख दें 38 या ऐसे लिखें 3823, कितना हो गया ये 9 - 16 है ना, और नेगेटिव साइन है बाहर तो यहाँ प्लस का दो यहाँ माइनस का दो, तो 16 - 9 कितना हो गया 7। अब A22 निकालेंगे तो A22 इज इक्वल टू डायरेक्टली M22। A22 बोलो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो कितना हो गया 15 - 8 कितना हो गया A23 नेगेटिव ले लेना। चलिए कितना हो गया 10 - 3 7। अब देखो आपने क्या किया, आपने कोफैक्टर्स तो ले लिए सेकेंड रो के और डिटरमिनेंट लेना है, तो डिटरमिनेंट इसी का क्या लेना पड़ेगा मुझे एलिमेंट्स। यदि किसी और के एलिमेंट्स ले लिए तो उसका मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ा तो 0 आ जाएगा। तो डेल्टा का वैल्यू कितना हो गया, आपने ये लिया ना तो यही लो A21 प्लस A22 प्लस A23 A21 कितना 2 और ये कितना आ गया +7, फिर बाकी तो 0 है, प्लस A23 1 और यहाँ कितना हो गया 7, कितना आंसर आ गया ये 21। बोलो और कैसे निकाल लो, आप डायरेक्टली एक्सपेंड करके निकाल लो, यही तो करते हैं हम लोग। R1 के अलोंग करके देखा तो कितना आया 5, दिस इंटू दिस 0 माइनस का 2, फिर कैसे लिखते हैं -3 दिस इंटू दिस 6 - 1, फिर प्लस ये 8 किया तो कितना आ गया 4, कितना आ गया -10 - 15 और ये कितना हो गया 32 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दूं बोलो 25, कितना बचा 7। ये कितना आ रहा है कहाँ पे ये अच्छा हाँ -7 लेना था ये, तो -7 लिया तो फिर कितना आ जाएगा 7, तो ये तो ठीक 32 - 25, तो ये तो सही है ना। चलो सेकेंड बनाते हैं। यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स लो, है ना, और यानी ये कहने का मतलब क्या है कि अब आप एक्सपेंड कर दो थर्ड के अलो। तो पहले चलो निकालते हैं, ये एलिमेंट कौन है A13, ठीक है, निकालो तो जरा कितना आता है Z - Y। अब ये कौन है A23, तो माइनस आएगा, है ना, कितना आ गया Z - X। फिर क्या निकालेंगे A33,
तो y माइनस एक्स, है ना, तो एक्सपेंड अलोंग, है ना, एक्सपेंड अलोंग C3, या फिर देखो कैसे लिखेंगे, ये कौन हो गया, A13 प्लस A23 प्लस A33 करो, कितना हो गया ये, y इंटू जेड और z माइनस वाई, z इंटू एक्स, एक्स माइनस जेड, x इंटू वाई, और कितना आ गया, y माइनस एक्स। करें हम सिंप्लीफाई करें इसको, करूं सिंप्लीफाई करें, सब में से कॉमन निकालें आप, इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, x माइनस वाई, तो y इंटू जेड, जेड माइनस वाई, यहां से आप x माइनस वाई कॉमन निकालें, कितना बनता है ये, इन दोनों में से कितना, x माइनस वाई, तो जेड एक्स माइनस एक्स इंटू वाई, सिंप्लीफाई करो, y जेड, जेड माइनस वाई, यहां से कितना कॉमन निकलता है, सॉल्व करो, चलो से x बाहर निकालो, तो x इंटू एक्स माइनस वाई, x बाहर निकालो तो क्या बना, z माइनस वाई। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, z माइनस वाई, तो z माइनस वाई, अंदर कितना बचा, y जेड, और यहां कितना बचा, अरे भाई देखो x माइनस वाई तो आ ही चुका है, यहां से मैंने x और कॉमन लिया तो बचा कितना, z माइनस वाई, z माइनस वाई, z माइनस वाई हो गया, है ना, तो यहां से कितना बचा, y इंटू जेड, यहां कितना बचा, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई, चलो बनाओ, सही लिखा ना, यहाँ से y जेड, ये कितना हो गया यहाँ से, हाँ x माइनस वाई कॉमन लिया मैंने, z माइनस वाई कॉमन ले लो, सिंप्लीफाई कर दो, देखो ये x माइनस जेड लिखा मैंने, यहां से x और x कॉमन ले लो, तो z x इंटू जेड माइनस जेड स्क्वायर, x कॉमन ले लिया तो y स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, z, तो x माइनस जेड, और यहां से y कॉमन लिया मैंने, इसको एज इट इज रहने दो, इसको लिखो माइनस ऑफ एक्स वाई, एक्स माइनस वाई, और इन दोनों में से आप लोग ना मल्टीप्लाई करके ना एक्स माइनस वाई का निकालो। देखो इसमें से आप ना कॉमन ले लो माइनस का जेड स्क्वायर, तो यहाँ बनेगा एक्स माइनस वाई, इनमें से क्या कॉमन ले लो, जेड कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, सब जगह से कितना कॉमन निकाल लो, एक्स माइनस वाई, माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड, यहाँ कितना बचा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई। अब इसी का फैक्टर निकालते हैं, माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स, एक्स कॉमन आ रहा है, नहीं इन दोनों में से जेड कॉमन आ रहा है ना, तो जेड कॉमन आया तो एक्स माइनस जेड, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, वाई, तो जेड माइनस एक्स, तो बाहर क्या था, एक्स माइनस वाई, ठीक है, फिर जेड माइनस एक्स कॉमन ले लो यहां से, तो y माइनस जेड, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, यार ठीक है ना। चलिए और डायरेक्टली हम लोग कैसे करेंगे, यदि मुझे ऐसे नहीं करना, आपको ये डेल्टा दे रखा है 1 1 1 x बाई जेड, वाई जेड, जेड एक्स, है ना, और x वाई। एक तरीका तो क्या है, इसको x से, इसको y से और इसको z से मल्टीप्लाई कर दो, x वाई जेड बाहर निकालो, तो ये कितना बन जाएगा, एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड, तो ये बन जाएगा एक्स, एक्स स्क्वायर 1, है ना, वाई, वाई स्क्वायर 1, और जेड, जेड स्क्वायर 1, तो ये स्टैंडर्ड हो गया ना, ये हमने पहले भी सॉल्व किया। क्या लगाएंगे आप, R1 में R1 माइनस R3, और R2 में भी क्या यूज करेंगे आप, R2 माइनस R3, एक्सपेंड कर देंगे तो यही आंसर आ जाएगा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और जेड माइनस एक्स। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको देखेंगे। देखिए हमने कोई एक n बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लिया,
ठीक है, ए आई जे ऑफ एन बाई एन, तो उसका जो एडजॉइंट है वो ऐसे लिखा जाता है ए डी जी ए ऑफ, ये क्या होता है, इसके कोफैक्टर से बने हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स is the transpose of matrix formed by its cofactors, है ना। जैसे ऐसे समझिए, आपको कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग 2/2, 2 -3 -1 और 7, कितने ऑर्डर का ले लिया, 2/2। अब हम क्या निकालते हैं, इसका कोफैक्टर निकालते हैं, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स निकालते हैं हम लोग जो इसी के कोफैक्टर से बना हुआ हो। कैसे निकालेंगे, देखो 2 का कोफैक्टर 7, -3 का +1, क्योंकि तुम जो निकाल रहे हो वो माइनर है, इसका +3। ये बात समझ में, ये A21 है तो 2 + 1 कौन है, ऑड। अच्छा ये +2। अब अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए लिखूं तो ये क्या बन जाएगा, ए आई जे, इसका क्या ले लूं मैं, ट्रांसपोज, तो ये बन जाएगा 7 1 3 2, ये आंसर। बात समझ में आई। हम जो ऐसे निकालते हैं ना 2/2, तो n-1 ऑर्डर का जो आपने डिटरमिनेंट सॉल्व किया वो माइनर है, और हम किसकी बात कर रहे हैं, ये कौन है, ये माइनर नहीं है, ये कौन है, कोफैक्टर। तो अगर i + j इवन है तो कोफैक्टर माइनर, इक्वल है i + j ऑड है तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइन के, ठीक है ना। कोई मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का आपको दे रखा है, यहां समझिए A11, A12, A21 और A22, तो उसका मुझे क्या निकालना है, कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स। कैसे करेंगे, देखो इसका कितना हो गया, A22, इसका -A21, उसका -A12, और ये कितना हो गया आपका A11। तो क्या किया आपने, समझिए इन दोनों को तो आपस में डायरेक्टली इंटरचेंज कर दो, इन दोनों को तो डायरेक्टली इंटरचेंज कर दो, इनको तो सिंपली क्या कर दो, इंटरचेंज। और इन वाले को क्या करना है, इंटरचेंज कर साइन चेंज, इंटरचेंज तो करना ही है, साथ में साइन भी चेंज कर दो। आई बात समझ में। जैसे मैंने वहां मैट्रिक्स क्या लिया था, सॉरी है ना, हाँ 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कितना लिया था, 7 1 और 3 2, ये लिया था ना हमने। तो क्या करना है, इसका एडजॉइंट वाला जो मैट्रिक्स आएगा, सॉरी कोफैक्टर वाला, एडजॉइंट तो ट्रांसपोज देने पे निकलता है ना। ये तो हमने क्या निकाला है अभी, ये तो सिंपली क्या निकालना है, कोफैक्टर वाले का। अब हम इसका अगर ट्रांसपोज ले लें तो हो जाए। अब क्या करना है, इनको देखो ऐसे निकालना है, देखो इसका कितना आएगा 2, इसका कितना आएगा -3, इसका कितना आएगा -1, और इसका कितना आएगा 7। तो क्या किया, 7 और 2 को तो आपस में इंटरचेंज कर दिया, और इन दोनों को इंटरचेंज करके इनका साइन चेंज। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, ये जो आपने AIJ निकाला है इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज, वो आप ले लेंगे, है ना। जैसे यहां पे एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, बोलो 2 -3 -1 7। आ गई बात समझ में। अब देखो, यदि मैं इसी मैट्रिक्स को इसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दूं, मैट्रिक्स ए कौन 7 1 3 2, इसको इसी के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दो, 2 -1 -3 और 7, तो जरा देखिए क्या होता है ना। करिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना हो गया 14, 14 -3 11, दिस इंटू दिस 6, 6 -6 0, दिस इंटू दिस -7 + 7 0, और दिस इंटू दिस, बोलो बोलो, हाँ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -3 और 14 11, 11 कॉमन ले लूं तो ये बनता है 1 0 0 1, है ना। ये 11 कौन है जरा देखें, तो
तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के देखो तो 14 माइनस 3 11। तो हमारे पास क्या आया कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए को a से मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन, उतने ही ऑर्डर का। यदि आपने ए एन बाई एन ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है तो उतने ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा उसी के डिटर्मिनेंट से। समझे आप? यहां देखें, लेट ए आपने कितना ले लिया, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A33 और ये ले लिया आपने A32 और ये ले लिया आपने A33। कितने ऑर्डर का ले लिया आपने? 3/3। अब इसके को फैक्टर से बना हुआ AIJ, ये कौन है? को फैक्टर। वो कितना हो जाएगा? A11, A12, कैपिटल लेटर्स में लिख दो, A13, 31, A32, A33, A23। यहाँ पे भी कितना आएगा? 23 और ये 22 और ये 23। यही गड़बड़ हो गया एक्चुअली। A21, 22, 23, 31 उतने ही ऑर्डर का। ये कौन निकाला मैंने? को फैक्टर, है ना। अब क्या करें? एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या ले लें? हाँ, इस AIJ का ट्रांसपोज क्या बनेगा जरा देखिए। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32 और A33। अब क्या करेंगे हम? इस A को इसी के एडजॉइंट से करेंगे मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो A11, A12, A13 स्मॉल लेटर में लिख दो, कैपिटल। अब सुनो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, A11, A12, A12 प्लस A13, A13, यानी R1 के एलिमेंट्स उसी को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आपने ऐड कर दिए, तो ये बनता है डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, अब ये इसको फिक्स रखो। A21 एलिमेंट तो किसके ले रहे हो? सेकेंड रो के। मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो? को फैक्टर ऑफ फर्स्ट रो, तो कितना देगा? 0। इसी तरह से एलिमेंट ले रहे हो थर्ड रो, को फैक्टर ले रहे हो R1 के, तो ये सारे 0 हो जाएंगे। और यदि आपने जिस रो के एलिमेंट और उसी रो के को फैक्टर लेके मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो वो क्या बनता है? डिटर्मिनेंट। सो आपको क्या मिला यहाँ पे कि यदि आप A इंटू एडजॉइंट ऑफ A करते हो तो कितना हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई एन, डिटर्मिनेंट ऑफ A बाय हैंड निकाल दो तो 3/3 ऑर्डर का लिया था तो 3/3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा आपको। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, कम्यूटेटिव है। ठीक है, तो कितना आएगा आपको? डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू आई एन। अब सुनो, हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से पहले हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या निकाल चुके हैं? इनवर्स। तो लेट A, अगर आपके पास AIJ n/n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या लिखा था कि जब आप A इक्वल्स टू IA और A इक्वल्स टू AI लिखते हैं तो हमें क्या करना होता है? लेफ्ट हैंड साइड में जीरो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। उसको बनाते टाइम यदि किसी भी एक रो के सारे एलिमेंट या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो हम बोलते थे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होता है, वो आपको क्या गिवन है? ये क्या गिवन है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A किसके बराबर है? डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई एन। इसको क्या करेंगे? प्री मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स। यही होता है ना A इनवर्स, इससे करेंगे तो A इनवर्स A एडजॉइंट ऑफ A
यहाँ पे भी क्या हो गया, ये तो एक कांस्टेंट नंबर है, इसको हटा दो, A इनवर्स IN। जब किसी भी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उतने ही ऑर्डर का क्या बनता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से जब आप मल्टीप्लाई करते हो, देखो A इंटू A इनवर्स, ये तो हो गया आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बन गया आपका एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको मल्टीप्लाई किया मैं इनको, ये मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, A इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स। ये कौन है, एक कांस्टेंट है, डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ गया, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। यानी ये किसके बराबर हो गया, जो आपने कोफैक्टर से बने हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला था, यही तो एडजॉइंट कहलाता है, उसको डिटर्मिनेंट ऑफ A से डिवाइड कर दो। अब जो कि एक कांस्टेंट नंबर है, हमें पढ़ते हैं कि किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए उसका डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 टू डिफाइन A इनवर्स। ठीक है, यदि किसी मैट्रिक्स का, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो हम उसको, ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिंगुलर, है ना। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 देन मैट्रिक्स A is said to be सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं हम ऐसे मैट्रिक्स को, सिंगुलर मैट्रिक्स। और यदि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर। तो देखो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स डिफाइन करने के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स डिफाइन करने के लिए उसको क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। तो इनवर्स ऑफ द नॉन, हम यहाँ क्या लिख देंगे, एक और चीज ऐड कर देंगे, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि अब हमने ये जान लिया है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स तभी डिफाइंड होगा जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, और इफ एनी मैट्रिक्स हैव द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट देन इट इज कॉल्ड द नॉन सिंगुलर, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आएगा। ये फॉर्मूला हो गया आपका। तो डिटर्मिनेंट आपको आता है निकालना, एडजॉइंट निकालना आता है, कोफैक्टर लेके ट्रांसपोज ले लो, और फिर क्या आता है, डिवाइड करना। डिवाइड करने से आपका इनवर्स निकलेगा। क्लियर है, चलो। तो समझ में आ गया इनवर्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर लेके ट्रांसपोज ले लेंगे। तो देखो ये तो मैंने 2x2 का बताया, यहां से ये कौन है, ये तो कोफैक्टर मैट्रिक्स है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं, इन दोनों को इंटरचेंज करके साइन चेंज कर दूं। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं तो ये मुझे क्या देगा, एडजॉइंट। एडजॉइंट लेने पे कितना हो गया, देखो A22 माइनस A21 माइनस A12 ये। तो मैंने अब उसमें क्या देखा, उसमें अगर आपको देखो डायरेक्टली, वो तो मैंने किसका प्रोसीजर बताया, कोफैक्टर निकालने का। और अगर अब आपको डायरेक्टली एडजॉइंट ही निकालना है तो ये दे रखा है A11 A12 और A21 A22। तो आप क्या करेंगे, इसको तो क्या करेंगे आप, इन दोनों को बोलो, हाँ इंटरचेंज, इनका तो करेंगे आप इंटरचेंज, और इनका क्या करेंगे, हाँ ओनली साइन चेंज। ये देखो सिर्फ साइन चेंज हो गए, ये क्या निकाला, एडजॉइंट। और वो इंटरचेंज और साइन चेंज किस में आता है, कोफैक्टर में, है ना। अब ये आपका कितना आ गया, ये क्या निकाला, एडजॉइंट ऑफ A। तो इनवर्स कितना हो जाएगा, A इनवर्स एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। क्लियर है ना।